जी सर आ रही है। यार ज़ैनब, अब मुझे बताओ कि क्या किया था हमने लास्ट टाइम, क्योंकि सारे वो मेरी क्लास नहीं हुई थी स्काइप में। लास्ट टाइम का याद है? स्क्रीनशॉट लिए थे ना तुमने? चलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम क्या टॉपिक हुआ था? सर हमारी क्लास आखिरी 19 सितंबर को हुई है ना। हमने लास्ट माइक्रो एरोफिलेक्ट किया था। अच्छा ठीक है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जी अच्छा एक मिनट, दिस पार्ट। जी सर, ओके इससे आगे थे थोड़ा। ठीक है। अब ये बताइए कि वो कॉलेज से बुक वगैरह मिल गई एमसीक्यूज की, या अभी प्रोसेस में? सर नहीं, अभी नहीं मिली है। हाँ तो मेरे हाल में प्रोसेस में है, क्योंकि कॉलेज अभी स्टार्ट हुआ होगा ना। कब स्टार्ट हुआ कॉलेज? सर ये तो सेकंड वीक था, मतलब सेकंड वीक कंप्लीट हो गया। हाँ बेटा, वो भी जाएगी। अच्छा जी, एक मिनट। ठीक। अच्छा, मैंने न्यूट्रिशन करवाया था और रिस्पायरेशन ऑफ बैक्टीरिया करवाया था। शुरू करते। रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। एक मिनट बेटा, मैं इस पेज को बंद करके दोबारा खोल रहा हूँ।
ओके। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। और रिजल्ट ये है कि मेरी पूरी स्क्रीन जो है वो इस वक्त हैंग हो चुकी है और उस वक्त मैं तुम्हारी आवाज सुन पा रहा हूँ। ठीक है। बेटा मैं इसको रीज्वाइन करूंगा, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ राइट, अब सही। Reproduction of bacteria. देखिए, जब हम बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन से हमारा मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के हमारे पास दो मेथड है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व, और दूसरा होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब जैसे हम शुरू करते हैं एसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन, इसमें पहला आ जाएगा बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब टू, फिजन मतलब ब्रेकअप। अब जैसे ये एक हमारे पास बैक्टीरिया है, ये रहा इसका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए। सबसे पहला काम ये हुआ कि बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल 2 हिस्सों में टूटा, एंड देन फिर बैक्टीरिया की डिवीजन हो गई। टू बैक्टीरिया फॉर्मेशन, बट ये सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में होगा। फेवरेबल कंडीशन। दूसरी बात, इट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा। शायद लास्ट टाइम हमने एक बात की भी थी एग्जाम्पल लेकर कि बैक्टीरिया हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, बैक्टीरिया कभी भी प्लस नहीं होते। अगर कंडीशन अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल मतलब जैसे टेम्परेचर का इशू है, पीएच का प्रॉब्लम है, बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारे पास होगा एंडोस्पोर फॉर्मेशन।
ये बैक्टीरिया। सबसे पहला काम तो ये हुआ कि इसका जेनेटिक मटेरियल यूं करके राउंड हुआ। अब इस जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ एक सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। इसे हम नाम देते हैं एंडोस्पोर। इस एंडोस्पोर की एबिलिटी ये है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में यानी हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर के अंदर रेजिस्ट कर सकता है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर में इजीली ग्रो कर सकता है। इन हाई एंड लो टेम्परेचर इजीली। जब हम बात करते हैं बाइनरी फिजन की, बाइनरी फिजन का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की, देखो वो बिल्कुल एक अलग कंडीशन है, बिल्कुल अलग कंडीशन है। जब आप जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ genome from one to another bacterium by different methods. जैसे conjugation। conjugation में क्या होता है जनाब के जैसे ये एक बैक्टीरिया, ये रहा इसका जेनेटिक मटेरियल, मैं इसे नाम दे रहा हूं ए, और ये मेरे पास एक दूसरा बैक्टीरिया है, ये रहा इसका जेनेटिक मटेरियल, मैं इसे नाम दे रहा हूं डी। ठीक, अब ये जो ए बैक्टीरिया है इसे ग्रोथ करने के लिए लेट सपोज चाहिए प्रोटीन, और जो बी बैक्टीरिया है इसे ग्रोथ करने के लिए लेट सपोज हमें चाहिए ग्लूकोज। ए वाला ग्लूकोज पे ग्रोथ नहीं कर सकता, बी वाला प्रोटीन पे नहीं कर सकता, ए वाला प्रोटीन पे करेगा, बी वाला ग्लूकोज पे करेगा, लेकिन दोनों की स्पीशीज सेम थी, दोनों एक ही जैसे थे, बस उनका न्यूट्रिशनल जो पैटर्न है वो अलग था। इत्तेफाक से किसी मीडियम के अंदर दोनों जमा हो गए, मीडियम में जमा होने के बाद दोनों एक दूसरे के नियरेस्ट हुए, और इनके दरमियान में एक ट्यूब लाइक रिलेशन क्रिएट हो गया। इस ट्यूब लाइक रिलेशन को हम नाम देते हैं कॉन्जुगेटिंग ट्यूब। कॉन्जुगेटिंग ट्यूब। इस ट्यूब की वजह से ये होगा कि एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाए। इसमें तो जेनेटिक मटेरियल का अपना है, लेकिन ब्लू वाले का कुछ हिस्सा इसमें चला गया।
अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वाले पर ही बात करें तो बेटा जो ग्रीन वाला बैक्टीरियम है उसमें इसका अपना जेनेटिक मटेरियल भी है और इस ब्लू वाले का जेनेटिक मटेरियल भी है। जब ये डिवाइड होंगे बाइनरी फिजन के जरिए तो हर बैक्टीरिया में सिंगल जेनेटिक मटेरियल के बजाय डबल जेनेटिक मटेरियल होगा क्योंकि ब्लू वाले का भी मौजूद है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इन दोनों को ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन चाहिए या ग्लूकोज चाहिए। क्या चाहिए, प्रोटीन या ग्लूकोज? जी, इन दोनों बैक्टीरियम को ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन चाहिए या फिर ग्लूकोज चाहिए या फिर दोनों चाहिए? अरे बच्चों सो गए? हेलो बच्चा लोगों, मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। जैनब बेटा आवाज आ रही है मेरी? हेलो। अच्छा, मुझे आवाज पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो। तो आवाज आ रही है तो बेटा जवाब क्यों नहीं दे रहे हो अजीब लोगों। जी, तो मिस्टर आजम आप ही बताइए, इनको ग्रोथ करने के लिए ग्लूकोज चाहिए या प्रोटीन चाहिए या दोनों चाहिए? राइट। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर चूंकि डबल जेनेटिक मटेरियल है तो इसे ग्रोथ करने के लिए दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, ग्लूकोज की भी और प्रोटीन की भी, दोनों एक साथ चाहिए। बट ये ऐसे बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट के लिए इंतहाई खतरनाक है। उसकी वजह ये है कि लेट सपोज अगर आपने बैक्टीरिया ए के खिलाफ आपने वैक्सीनेशन बनाई, बैक्टीरिया बी के खिलाफ भी आपके पास वैक्सीनेशन है, बट अब जो आपके पास एक नया बैक्टीरिया बना है जिसमें दोनों किस्म के जेनेटिक मटेरियल एक साथ मौजूद हैं, उसके खिलाफ आपके अंदर आपके पास वैक्सीनेशन नहीं है। जाहिर है बेटा अब आपके लिए एक नया बैक्टीरिया बन गया, इट्स कॉन्जुगेटेड। अभी कुछ कोरोना के टाइम पीरियड में, जब कोरोना शुरू हुआ था तो उसमें टाइफाइड भी फैलना शुरू हुआ था, और एक बैड टाइप ऑफ टाइफाइड था। बैड टाइप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए टाइफाइड के हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है साल्मोनेला टाइफी, एक होता है शेगेला टाइफी। उसमें से एक कॉज करता है पैराटाइफी ए, दूसरा कॉज करता है पैराटाइफी बी। लेकिन अभी जो टाइफाइड का बैक्टीरिया फैला था वो था कॉन्जुगेटेड टाइफाइड बैक्टीरिया। उसे कॉन्जुगेटेड टाइफाइड बैक्टीरिया इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो एक ऐसा बैक्टीरिया था जो पैराटाइफी ए और पैराटाइफी बी यानी साल्मोनेला टाइफी और शेगेला टाइफी दोनों के जेनेटिक मटेरियल से मिलकर बना था। तो हमारे पास पैराटाइफी ए और पैराटाइफी बी के खिलाफ तो वैक्सीनेशन है, लेकिन जो कॉन्जुगेटेड बना था उसके खिलाफ हमारे पास कोई वैक्सीनेशन नहीं था। सारे उसका फिलहाल कोई ट्रीटमेंट नहीं है और अभी भी नहीं है उसका ट्रीटमेंट। वो तो इत्तेफाक से रुक गया या कोरोना में कहीं खो गया, लेकिन उसके खिलाफ कोई वैक्सीनेशन नहीं। इस तरह समटाइम बहुत सारी डिजीजेस ऐसे फैल जाती हैं जिनके खिलाफ हमारे पास किसी भी किस्म का कोई भी वैक्सीनेशन या ट्रीटमेंट मेथड मौजूद नहीं होता। अच्छा, इस पूरे जेनेटिक मटेरियल के, इस पूरे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के टॉपिक में
हम आपसे यही डिस्कस करेंगे कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर होने के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। उसमें से एक कॉन्जुगेशन। अच्छा, इस कॉन्जुगेशन के मेथड की एग्जांपल आपके पास A2 के अंदर भी मौजूद है। तो जब आप A2 के अंदर कर रहे होंगे तो आपको कॉन्जुगेटेड बैक्टीरिया जो एंटीबॉडीज का टॉपिक आपको मिलेगा, उस एंटीबॉडीज के टॉपिक के अंदर कॉन्जुगेटेड बैक्टीरिया का टॉपिक बिल्कुल मौजूद है। लेकिन इसके अलावा नहीं, हमारे पास 3 मेथड है। एक तो ये हो गया, बाकी ये 2 भी देखते हैं। ओके, एक मिनट। ट्रांसडक्शन। देखो बेटा, ट्रांसडक्शन का जो प्रोसेस है वो जरा टिपिकल है, आपको सुकून से सुनना होगा। ये है मेरे पास एक बैक्टीरिया, ये रहा इसका जेनेटिक मटेरियल। वायरस यानी बैक्टीरियोफेज वायरस इसके ऊपर आकर अटैच होता है। ये रहा इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहला काम ये होता है कि जो वायरस अटैच होता है, वो वायरस अपने अंदर से ऐसे एंजाइम्स रिलीज करता है जिन एंजाइम की मदद से इसकी सेल वॉल की लाइसिस हो जाती है, और ये वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देता है। अब ये इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, और ये आ गया दाखिल होने वाले वायरस का जेनेटिक मटेरियल। वायरस का जीनोम अंदर दाखिल होने के बाद बैक्टीरिया के जीनोम को फंक्शन लेस कर देता है, यानी किसी काम का नहीं रखता, जिसकी वजह से अब इस बैक्टीरियल सेल में वायरस के जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज बनना शुरू होती है। जिस टाइम वायरस के जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज बन रही होती हैं, उसी टाइम ये जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल अंदर बेकार पड़ा हुआ है, इस जेनेटिक मटेरियल का कुछ हिस्सा इसके साथ अटैच हो जाता है। हर जेनेटिक मटेरियल के साथ उसका कवर बनना शुरू होता है, और ना वायरस तैयार होता है। ये देखिए, एक जेनेटिक मटेरियल अंदर गया था, 4 वायरस तैयार हुए। चारों के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन उस जेनेटिक मटेरियल के साथ एक वायरस ऐसा भी है जिसमें बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल भी। यार ये वायरस अंदर रहने के लिए तो आए ही नहीं है, बस इनका काम है कि ये अटैक करते हैं, और बैक्टीरिया के सेल के अंदर इन्होंने अपनी कॉपीज बनाई और अब उसकी लाइसिस करके बाहर आ जाएंगे।
ये आ गए सारे वायरस बाहर। फिर से एक्सप्लेन कर दूं अच्छा से ना। देखो बेटा, बैक्टीरियोफेज वायरस एक वायरस है। वायरस आपके सेल में जाने के बाद भी करता क्या है? वायरस आपके सेल में जाने के बाद भी अपनी कॉपीज बनाने का काम करता है। एक दीजिएगा बेटा। वायरस अपनी तमाम आपके सेल में जाने के बाद भी अपनी कॉपीज को बनाने का काम करता है। ठीक है जी। अच्छा, अब होता ये कि बैक्टीरियोफेज वायरस एक ऐसा वायरस है जो इंसान के सेल पर नहीं बल्कि बैक्टीरियल सेल पर अटैक करने का काम करता है। सो इसने बैक्टीरिया सेल के ऊपर अटैक किया। इसने बैक्टीरिया सेल पर अटैक करने के बाद इस पे अटैचमेंट की, अपने अंदर से एंजाइम को रिलीज किया, जिसकी वजह से इसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के सेल में दाखिल हो गया। अब जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल यानी उसका डीएनए बैक्टीरिया के सेल के अंदर गया है, तो ये बैक्टीरिया के सेल में जाके रहेगा नहीं। ये बैक्टीरिया के सेल में मौजूद उसके जेनेटिक मटेरियल से पहले मिलाप करेगा, कंबाइन होगा, उसके साथ मीट करेगा एंड देन उसको डीएक्टिवेट कर देगा, ताकि उसके सेल के अंदर अपनी जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज को प्रिपेयर कर सके। जिस टाइम वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर रहा था, उस टाइम बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल का कुछ हिस्सा, क्योंकि जाहिर है वो था तो अंदर ही ना, डीएक्टिवेट हुआ था तो क्या हुआ, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल का कुछ हिस्सा वायरस की जेनेटिक मटेरियल के साथ अटैच हो। अब जब अंदर वायरस की कॉपीज बनना शुरू हुई, तो एक वायरस ऐसा भी तैयार हुआ है जिसमें उसके अपने जेनेटिक मटेरियल के अलावा बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल का कुछ हिस्सा भी मौजूद है। ये सारे वायरस बाहर आने के बाद फिर किसी और बैक्टीरिया पे अटैच होंगे, वो इसी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सपोज ये रहा मेरे पास कोई दूसरा बैक्टीरिया जिस पर ये वायरस आकर अटैच हो रहा है।